We are absolutely delighted to have Dr. Abhinav Gupta with us today. He will be sharing his valuable insights on neurological disorder in women. Dr. Gupta, it's a pleasure to have you with us today, and let's start with your introduction. मेरा नाम डॉक्टर अभिनव गुप्ता. आई एम अ न्यूरोलॉजिस्ट एंड अ न्यूरोसर्जन और मैं बालाजी हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 5 राजेंद्र नगर साहिबाबाद, जो कि दिल्ली के बिल्कुल बॉर्डर पर है, वहाँ पर कार्यरत हूँ. मैं पिछले 20 वर्षों से न्यूरो की प्रॉब्लम्स डील कर रहा हूँ और इस वक्त दुनिया में जो भी जिस प्रकार की भी न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ हैं, हम उन सब का इलाज कर रहे हैं. Thank you so much for such a motivating start, sir. And I truly appreciate the opportunity to learn from you and looking forward to insightful and enriching session. ओके सर. सर सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि बेसिक क्या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं जो वुमेन्स में सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं. वैसे तो सभी न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही पाई जाती हैं. स्पेसिफिकली वुमेन में कुछ डिसीजेस थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, बट नॉर्मली सारी डिसीजेस ही मेल्स फीमेल्स में बराबर में होती हैं. आज मैं आपको माइग्रेन के बारे में, जो कि फीमेल्स में ही ज़्यादातर पाया जाता है, एक्लेम्पसिया के बारे में, जो कि फीमेल्स में अगेन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, सीजर्स यानी कि एपिलेप्सी के बारे में, साथ ही स्ट्रोक, ट्यूमर्स और नॉर्मल मेंटल वेलबींग के बारे में आपको अच्छे से जो कुछ मेरी नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. ओके सर, सो लेट्स स्टार्ट विद माइग्रेन. माइग्रेन बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जिससे कि बहुत सी लड़कियां और फीमेल्स हमारे पास आती हैं. सभी को ये पता होना चाहिए कि माइग्रेन का कारण क्या है, ये कब से कब होता है और इसके लिए क्या हमें करना चाहिए जिससे कि माइग्रेन में हमें आराम पड़ सके. माइग्रेन का मुख्यतः जो है वो माइग्रेन शुरू होता है जब फीमेल्स में मेनार्की यानी कि महीने की शुरुआत होती है और ज़्यादातर जब तक महीना रहता है यानी कि मीनोपॉज तक. तो ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है. तो इसमें बहुत ज़्यादा सिर दर्द होता है, लोगों को टप टप की आवाज़ आती है और वो इतना पेनफुल कंडीशन होती है कि उसमें वो कुछ भी काम नहीं कर पाती हैं. तो वैसे ही महीने के साथ परेशानी हो रही होती है, लेकिन साथ में ये सिर दर्द और ये परेशानियाँ बहुत ही उस कंडीशन को ख़राब कर देती हैं. तो यह माइग्रेन एक बहुत ही आम बीमारी है जिससे बहुत सारी फीमेल्स पीड़ित रहती हैं. इस माइग्रेन का बहुत ही सरल और उपाय है जिससे कि हम अगर उन चीज़ों को फॉलो करें तो हमें माइग्रेन का दर्द, फीमेल्स को माइग्रेन का दर्द बहुत कम होगा. तो हमें ये जानना चाहिए कि माइग्रेन के कारण क्या है. माइग्रेन के जो ट्रिगर्स हैं वो हैं हार्मोनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस, नींद का पूरा ना होना, कुछ ऐसे खाने जो कि नॉर्मल में हम आजकल फास्ट फूड की ज़िंदगी में हम खाते हैं, साथ ही कुछ ऐसे स्ट्रेस की कंडीशंस में जिसमें आजकल की लड़कियां जो बहुत ज़्यादा वर्किंग हैं और उसकी वजह से उनको स्ट्रेस रहता है, घर का स्ट्रेस होता है, साथ ही नींद का पूरा नहीं होना और हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाना. तो ये सारे ट्रिगर्स हैं. अगर किसी को माइग्रेन का दर्द होता है तो उसे जल्द से जल्द डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. सलाह लेने के बाद जब उसे यह डायग्नोज हो जाए कि उसका सिर दर्द किसी और कारणवश नहीं है, हम सारे कारणों को रूल आउट कर लें. जब वो कारण रूल आउट हो जाते हैं तब हम अच्छे से बता सकते हैं कि ये माइग्रेन का दर्द है. तो इसके लिए हो सकता है किसी का सीटी स्कैन, एमआरआई या ऐसी कुछ जांचें करनी पड़े. साथ ही मरीज की अच्छे से हिस्ट्री लेनी पड़े, उसकी फूड हैबिट्स के बारे में, उसके हार्मोनल के बारे में, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हमें हिस्ट्री लेनी पड़ती है. सब चीज़ें जान करके, कुछ टेस्ट करा करके हम माइग्रेन को डायग्नोज कर सकते हैं. माइग्रेन के इलाज पर आते हैं. माइग्रेन का इलाज वैसे बहुत सरल है. एक तो हमें ट्रिगर्स को अवॉइड करना है. खाने में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि हमें अवॉइड करना है. भूखा नहीं रहना है. ठीक है, भूखा इसलिए नहीं रहना है कि ब्रेन को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. अगर हम ब्रेन को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है और अगर हम भूखा रहते हैं तो ब्रेन को ग्लूकोज नहीं मिलता है और तो वो एक बार ट्रिगर हो जाता है माइग्रेन का दर्द. ऐसे ही ब्रेन को जब मौसम का चेंज होता है, हम एकदम से एसी में बैठ के और एकदम से धूप में चले जाते हैं, जो कि आजकल बहुत कॉमन है. हिंदुस्तान में ये बहुत ही कॉमन है कि हम पहले एसी में अपने आरामदायक ऑफिस में बैठे हों और अपना निकल लिए घूमने के लिए धूप में. तो अब हमें माइग्रेन का या हेडेक शुरुआत हो सकती है. तो ट्रिगर है. ऐसे ही खाने में कुछ चीज़ें हैं जैसे खट्टी मिर्च मसाले वाली चीज़ें जिससे एसिडिटी हो जाती है, तो कहते हैं गैस चढ़ गई. ऐसी चीज़ों से भी कई बार माइग्रेन का ट्रिगर हो जाता है. साथ ही
लाइट्स, स्ट्रोब लाइट्स से लड़कियों को बहुत सारा माइग्रेन शुरू हो जाता है, जैसे कि पार्टीज में और या अल्कोहल लेने की वजह से। तो जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और माइग्रेन ट्रिगर कर जाता है। तो ये अल्कोहल को हमें अवॉइड करना है, स्मोकिंग अवॉइड करनी है, एकदम से धूप में जाने से अवॉइड करना है, खाने में मिर्च मसाले वाली चीज़ें अवॉइड करनी है, चाइनीज़ फूड जिसमें अजीनोमोटो होता है उसको अवॉइड करना है। सर तो क्या कोई ऐसे घरेलू उपाय भी हैं जिसका इस्तेमाल करके वुमेन्स अपने आप को ठीक रख सकती हैं? मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हम अपने ट्रिगर्स को अवॉइड करें, जैसे कि खाने में ट्रिगर्स हैं, धूप में नहीं जाना, खाने का ट्रिगर्स कि हमें खट्टी चीज़ें, मिर्च मसाले, कॉफ़ी, टी, अल्कोहल, है ना, ये सब चीज़ें अवॉइड करें, स्मोकिंग। तो ये सब हमारे अपने हाथ में है कि अगर हम उन चीज़ों को अवॉइड करें तो अगर हमें ट्रिगर्स होंगे ही नहीं, स्ट्रेस होगा ही नहीं, हम मेडिटेशन करें, हम ध्यान लगा सकते हैं, अगर थोड़ी देर हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, आइडियल बॉडी वेट मेंटेन कर सकें, बाहर का खाना कम से कम खाएं, ये सब कुछ घरेलू उपाय, ये सब हमारे हाथ में है। तो अगर ये चीज़ें हम फॉलो करते हैं तो माइग्रेन के ट्रिगर्स अगर हम अवॉइड कर सकते हैं तो हमें कभी कभी ही दवाइयों की आवश्यकता पड़ेगी। और दवाइयाँ आजकल ऐसी हैं कि अगर 1-2 गोली खाए तो आदमी उससे बिना दर्द के अच्छे से अपने इन माइग्रेन के हेडेक्स से निजात पा सकता है। सर क्या कोई ऐसी एक्सरसाइजेस भी हैं जो हम घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं? मेडिटेशन और एक्सरसाइजेस जो कुछ भी है उसके लिए थोड़ा सा ध्यान और उसके लिए कुछ सीखना पड़ता है ना। तो आप अगर किसी भी अच्छे मेडिटेशन की गुरु के साथ बात थोड़ी देर मेडिटेशन करते हैं या YouTube पर ही देख करके हम अगर थोड़ी सी मेडिटेशन कर पाते हैं, अपने आप को बेसिकली रिलैक्सिंग कुछ भी अगर हम करना चाहें, थोड़ा सा हल्का योगा कर सकते हैं, खुली हवा में सांस ले सकते हैं, लंबे लंबे सांस ले सकते हैं, जो कि आज की ज़िंदगी में बहुत कम होता जा रहा है। हम घर में रहते हैं और बाहर निकलने के लिए ही नहीं होता, सवेरे उठते नहीं हैं, देर से उठते नहीं हैं, रात रात तक काम करते हैं। तो अगर हम ये चीज़ें ही करेंगे तो इसी से माइग्रेन की, और नींद पूरी लेना, कम से कम 8 घंटे की नींद लेना ही लेना है। नींद के बिना हम किसी भी प्रकार की अपनी ब्रेन को, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि ब्रेन को नींद में उसकी धुलाई होती है। ब्रेन के चारों तरफ CSF होता है और जब ब्रेन को हम सोते हैं तो उस CSF में सारे भी जो गंदे केमिकल्स इकट्ठे हो गए हैं ब्रेन में, वो सब कुछ उसका धुलाई हो जाती है। तो ब्रेन रिफ्रेश होके सवेरे हमारे पास जाग के मिलता है और वो खुश होता है और वो दर्द नहीं करता है। राइट सर। So now moving to the next question, what is eclampsia and females में इसका क्या रोल होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं और प्रेगनेंसी में इसको कैसे हैंडल करा जा सकता है? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एक्लेम्सिया एक पूरी तरीके से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि फीमेल्स में ही होता है। ठीक है, होता क्या है कि फीमेल्स में जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो कुछ केमिकल्स की वजह से उनके ब्लड वेसल्स श्रिंक हो जाते हैं। जब ब्लड वेसल्स श्रिंक हो जाते हैं तो जो कि प्रेगनेंसी में बढ़ जाते हैं वो केमिकल्स, हार्मोन्स, तो उसकी वजह से हमारा बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है और बीपी इतना बढ़ जाता है, अनकंट्रोलेबली बढ़ जाता है, जिसके कारण कि ब्रेन में ब्लीडिंग तक हो सकती है। तो उसे पहले जब बीपी बढ़ रहा होता है तो उसे प्री एक्लेम्सिया कहते हैं और जब बीपी पूरी तरीके से बढ़ जाता है तो उसे एक्लेम्सिया कहते हैं। तो बीपी धीरे 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 बढ़ता जाता है और अगर वो कंट्रोल नहीं किया जाता, अप्रोप्रिएट मेडिकेशन नहीं ली जाती, तो खून की नसें जो कि हमारे ब्रेन में होती हैं वो कुछ फट जाती हैं। अगर वो फट जाती हैं तो ब्लीडिंग हो जाती है, जिसके कारण कि फीमेल्स में दौरे पड़ सकते हैं, बेहोशी आ सकती है और बच्चे और माँ दोनों की लाइफ को बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है। तो इस कंडीशन से बचने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें अपना रेगुलर चेकअप कराना होता है गायनेकोलॉजिस्ट के साथ उनके ट्रीटमेंट में, जिससे कि वो सही समय पर बीपी की सही दवाइयाँ शुरू कर सकें, इस बात को भांप सकें कि इस कंडीशन में कभी बीपी बढ़ सकता है या ये प्री एक्लेम्प्टिक स्टेट में है फीमेल और ये आगे चल के एक्लेम्सिया में बदल सकता है। तो अगर वह शुरू से ही एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट के साथ, अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट के साथ आप संपर्क में रहते हैं, आपका डायग्नोसिस होता है, तो कुछ ऐसी दवाएं हैं जिसको शुरू कर दिया जाता है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही आगे की मुसीबतों से बचा जा सकता है, उसका इलाज करके बचा जा सकता है और अच्छे से माँ और बच्चे का स्वास्थ्य रह सकता है। Sir, thank you so much for the answer. Now moving to the next topic, which is scissors and epilepsy.
सो सर प्लीज़ बताइए कि सिजर एंड एपिलेप्सिया क्यों होता है, इसका क्या कारण है, इसमें हम क्या इलाज कर सकते हैं, क्या सिम्टम्स हैं, और इसकी अगर कोई स्टेजेस हैं तो प्लीज़ उसको भी हमें डिफाइन करिए। ठीक है, देखिए सीजर्स एक बहुत कॉमन बीमारी है ना, और जिसको बार बार सीजर होते हैं उसको कहते हैं कि इसको एपिलेप्सी है। ठीक है, एपिलेप्सी बहुत प्रकार की होती है, और जो हम नॉर्मल ज़िंदगी में देखते हैं तो बहुत सारे बच्चों को तो पहचान ही नहीं पाते कि इसको दौरा पड़ रहा है या एपिलेप्सी हो रही है। तो घर वाले इलाज ना होने के कारण वो बच्चे, वो फीमेल्स अपनी पढ़ाई में, अपने करिकुलम में पीछे रह जाती हैं। धीरे धीरे जब उनका वो मैनिफेस्ट करता है या बड़ा सीजर हो जाता है तभी उनका इलाज शुरू होता है। तो बचपन में होने वाले सीजर्स को हम कहते हैं एब्सेंस सीजर्स। एक तो सबसे पहले 5 वर्ष की आयु तक जो सीजर्स होते हैं उन्हें कहा जाता, ज़्यादातर होते हैं फेब्राइल सीजर्स, कि बच्चे को बुखार हुआ और बुखार में दौरे पड़ने शुरू हो गए। ठीक है, तो यह बुखार होने के कारण ब्रेन के सेल्स थोड़े इरिटेबल हो जाते हैं। जब ब्रेन के सेल्स इरिटेबल हो जाते हैं तो वो एबनॉर्मली एक्ट करते हैं, और उनके एबनॉर्मल एक्शन की वजह से पूरी बॉडी में झंझनाहट और या फिर सीजर का आना हो जाता है, जिसके कारण मरीज बेहोश भी हो जाता है और उसकी जीभ आदि कट जाती है, पेशाब निकल जाता है। तो अगर ऐसे प्रेजेंट करता है तो ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर्स प्रॉपर डायग्नोसिस कर सकते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट उन बच्चों को एग्जामिन कर सकते हैं, उनके लिए दवाइयाँ शुरू कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले और प्रिकॉशंस बता सकते हैं, जिससे कि आने वाले समय में उन बच्चों को उस प्रकार के सीजर्स ना हो। अब आते हैं फीमेल्स में जो कॉमनली सीजर्स होते हैं। तो ज़्यादातर फीमेल्स में जो हमारे पास प्रेजेंटेशन होती है सीजर्स की, तो वो होती है अराउंड टीन्स, 13, 14, 15, 17 ईयर्स तक की लड़कियां हमारे पास आती हैं, जिनको कि घर में शादी होती है या कुछ होता है, वो नींद पूरी नहीं की होती या 3-4 दिन तक घूम रहे होते हैं या पढ़ाई का ज़्यादा प्रेशर होता है। उस वक्त वो लोग एकदम से बेहोश हो जाते हैं, हाथ पैर अकड़ जाते हैं, और उस कंडीशन में घर वाले या फैमिली पूरी तरह घबरा करके उन्हें हमारे पास लेके आती है कि इसको तो दौरा पड़ गया, या कई बार छुपाते भी हैं, है ना। बहुत टाइम पे ये छुपाया भी जाता है हमारी फैमिलीज में कि किसी को दौरा पड़ता है तो मिर्गी आ गई और उसको अंदर छुपा के रख दिया जाता है और उसको दवाई नहीं की जाती, या फिर भूत प्रेत समझ करके उसका इलाज करना शुरू कर दिया जाता है, इसके ऊपर तो भूत आ गया, प्रेत आ गया, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। और अगर आज की नई जनरेशन्स के साथ अगर ऐसा कुछ करते हैं कि भूत प्रेत हो गया, ये हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो नॉर्मल मेडिकल कंडीशन है जिसका कि दवाइयों से पूरी तरीके से इलाज किया जा सकता है, और वह बच्चा, वह फीमेल बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जिएगी, उसको कुछ नहीं होगा, उसका पूरा परिवार शादी लाइफ अच्छे से चल सकती है। लेकिन उसको अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट के पास, अच्छे डॉक्टर के पास ले जाना बहुत ही ज़रूरी है, वहाँ पर इलाज कराना, उनकी दवाइयाँ शुरू करना और उसको फॉलो अप करना। मैं साथ ही आपको ये नॉलेज भी देना चाहता हूँ कि आजकल मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जिनकी फीमेल्स जो हैं, पेशेंट्स जो है वो फीमेल जो है वो मैरिजेबल एज की है और वह एपिलेप्सी की दवाई ले रही है या सीजर्स की दवाई ले रही है। पेरेंट्स बहुत ही परेशान होते हैं कि इनका शादी के अंदर कोई परेशानी होगी या बच्चा होते हुए बहुत सारी परेशानी हो सकती है। तो मैं उनके लिए भी यह कहना चाहूँगा कि आजकल की दवाइयाँ बहुत ही अच्छी अवेलेबल हैं हमारे पास, जिनसे कि शादी होने में या नॉर्मल प्रेगनेंसी होने में या बच्चा होने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। होती भी है तो वो रिस्क अगर नॉर्मल पर्सन में 1% है तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क 2% होता है मिसकैरेज का या किसी भी प्रकार की एबनॉर्मेलिटी होने का। तो घबराना ज़रूरी नहीं है, सही डॉक्टर से सलाह लेकर और ट्रीटमेंट स्टार्ट कराना और इलाज करना, ठीक है, यह सबसे ज़रूरी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो फीमेल्स में एपिलेप्सी की जो ये धारणा है कि ये तो ठीक ही नहीं होगा और इससे तो आगे बच्चे कैसे होंगे और परेशानियां रहेंगी लाइफ में, वह सब कुछ नहीं होता है और मरीज बहुत ही अच्छे से नॉर्मल तरीके से अपनी पूरी ज़िंदगी जी सकता है। ओके, सो सर अब हमने मेजरली सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कवर कर लिए हैं, बट अब स्ट्रोक के बारे में बात करते हैं। तो प्लीज़ हमें बताइए कि स्ट्रोक क्यों होता है, फीमेल्स में, मेल्स में किस में डोमिनेंट है, इसका क्या इलाज है और इसके क्या सिम्टम्स हैं। देखिए, स्ट्रोक हमारी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस की सबसे बड़ी बीमारी है, ठीक है, और
इसकी संभावना किसी की भी लाइफ में 1 से 2% तक की होती है। अगर कोई अपनी पूरी लाइफ जीता है तो उसमें 1-2% लोगों में स्ट्रोक की संभावना हमेशा होती है। स्ट्रोक का मतलब है दिमाग में खून का ना पहुंचना, ठीक है। अब अगर 2 प्रकार के स्ट्रोक होते हैं, एक में तो खून का ब्लड वेसल फट जाता है तो ब्लीडिंग हो जाती है, तो खून निकल जाता है। ये हमारा ब्रेन का मॉडल है। इसके अंदर कहीं पर भी खून की नस फट जाए और ब्लड इकट्ठा हो जाए तो उसे हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। ये ऐसे हमारा ब्रेन है, इसके अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि इसको सप्लाई करते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमारे ब्रेन के नीचे से, गर्दन में से जाके ब्रेन के नीचे से हमारे पूरे ब्रेन को एक नसों का छल्ला सप्लाई करता है ब्लड को, ठीक है। तो उसमें अगर वो नस कोई फट जाती है तो उसे हेमरेज हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है ब्रेन के अंदर। उसकी संभावना पूरे स्ट्रोक में 15% के करीब है। दूसरे प्रकार के स्ट्रोक होते हैं जो कि जिसमें कि खून की नस जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है, उसे हम इंफार्क्शन कहते हैं। तो खून की नस अगर ब्लॉक होती है तो एक प्रकार का स्ट्रोक है, अगर खून की नस फट जाती है तो वो दूसरे प्रकार का स्ट्रोक है। दोनों का ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग होता है। अगर कहीं खून बह रहा है तो हमें खून रोकना है, और अगर कहीं खून का थक्का फंस गया है तो हमें उसके अंदर से खून का थक्का क्लियर करना है। तो अब मैं आपको स्ट्रोक के कारणों के बारे में भी बताता हूँ कि लोगों में स्ट्रोक होता क्यों है। तो ज़्यादातर लोगों में स्ट्रोक जो होता है उसके 2 मुख्य कारण है, हाइपरटेंशन और शुगर। यही 2 मेन कारण है हमारे यहाँ स्ट्रोक होने का। अगर शुगर है तो उसके कारण, और अगर बीपी है तो उसके कारण। तो हमें इन चीज़ों को अपनी लाइफ में आने पर पूरा इलाज करना है। बाकी कारण तो डॉक्टर ढूंढ ही लेगा, लेकिन बीपी शुगर का सबको पता होता है। हमारे घर में मेरी मदर को बीपी है, मेरी फादर को शुगर है। अगर हम उसका इलाज नहीं करते हैं तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि बीपी और शुगर का अच्छे से इलाज किया जाए, डॉक्टर के साथ मिलकर इलाज किया जाए, और ये ना सोचा जाए कि अगर हम बीपी शुगर का इलाज नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। स्ट्रोक का सबसे बड़ा कारण या किसी भी ऑर्गन डैमेज का सबसे बड़ा कारण आज की डेट में बीपी और शुगर होता है। तो बीपी और शुगर का बहुत अच्छे से इलाज किया जा सकता है। आजकल हर प्रकार की दवाइयाँ अवेलेबल हैं और उनको पूरी तरीके से इलाज करके हम स्ट्रोक के खतरे से पूर्णतया बच सकते हैं। Okay, sir. So that was all from our side, and as we all can see that sir has a very good and vast experience. तो आप सर को विजिट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर अभिनव गुप्ता न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के लिए 24/7 अवेलेबल हूँ। बालाजी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सेक्टर 5, राजेंद्र नगर, साहिबाबाद में। मेरे फ़ोन नंबर और एड्रेस यहाँ स्क्रीन पर अवेलेबल है। So sir, thank you so much for a wonderful and insightful session. Thank you so much.